तो दोस्तों नमस्कार। और आज हम फिर अभी जो पूरी श्रृंखला है वो हम बच्चों के ऊपर ही बात कर रहे हैं और बच्चों के जो हक हैं, बच्चों के जो अधिकार हैं उनके ऊपर ही बात कर रहे हैं। और ये चूँकि बहुत महत्वपूर्ण बात है इसीलिए हम इसको कई खंडों में कर रहे हैं। और निश्चित तौर से ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इतने अच्छे अधिकार, इतने अच्छे हक मिलने के बावजूद कि हमारे आसपास की जो सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल गिरती चली जा रही है। और ये बहुत चिंता की बात है कि जो जनता है, आम आदमी जो है वो सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की तरफ से मुंह मोड़ता चला जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी एक तरीके से हम क्या कहें, इसको साजिश भी कह सकते हैं। क्योंकि आप अगर लगातार सरकार की जो व्यवस्था है उसकी अवहेलना करते चले जाओगे, सरकार द्वारा जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं अगर आप उनको नकारते चले जाओगे तो सरकार को एक अच्छा बहाना मिलेगा कि चूंकि आप हमारी व्यवस्था को अपना ही नहीं रहे, हमारी व्यवस्था पे आपको भरोसा ही नहीं है, तो हम क्यों ना अपनी व्यवस्था को बंद कर दें। और सरकार एक दिन ये व्यवस्था आपको बंद कर देगी। और चूंकि आप पहले से उस व्यवस्था के मतलब उस व्यवस्था के खिलाफ हैं तो आप कुछ नहीं बोलोगे, जबकि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पब्लिक को। हमारे पैसे से ही स्कूल चल रहे हैं, हमारे पैसे से ही अस्पताल चल रहे हैं। तो जनता को आवाज़ उठाना चाहिए कि इनकी क्वालिटी गड़बड़ ना हो, इनमें गुणवत्ता खराब ना हो, इनकी जो सुविधाएं हैं, सर्विस मिल रही है जो आम जनता को, वो अच्छे से मिले। अगर कहीं उसमें कमियां नज़र आ रही हैं तो सवाल उठाना हर आदमी की जिम्मेदारी है। इसीलिए हम ये सीरीज़ आपको बताते चले जा रहे हैं कि हम लोग, आप लोग, सब लोग जो भी पढ़े लिखे हैं वो इसी तरीके के पब्लिक सिस्टम से ही निकल के आए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पब्लिक सिस्टम को बढ़ाएं। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं कि ये जो बच्चों को अधिकार मिला 2009 में, जो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आया, इसके थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। इसके पीछे का उद्देश्य ये है। तो आज हम फिर जो इसमें दो हिस्से में बात करेंगे। मतलब आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें दो प्रमुख बिंदु एक हैं, और दो प्रमुख बिंदु ये हैं कि जो इसमें सरकार का दायित्व है कि इनके लिए सरकार का क्या दायित्व है इस कानून के लिए। तो जो सरकार के दायित्व के अंतर्गत आता है उसमें दो तरीका है। एक है जो सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, और दूसरा है लोकल अथॉरिटी कहा गया है, स्थानीय निकाय कहा गया है। स्थानीय निकाय के अंतर्गत आता है कि पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में जो है कि पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, और लोकल अथॉरिटी में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की जिम्मेदारी भी इस कानून के अंदर कही गई है। संरचनाएं हैं कि आपको स्कूल चाहिए, आपको कमरे चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको वहाँ बच्चों के लिए बाउंड्री वॉल चाहिए जिसमें कि वो बच्चे वहाँ सुरक्षित तरीके से बैठ के पढ़ सकें। ये सब कुछ बनवाना लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, और इसके लिए जो धनराशि वगैरह की व्यवस्था कराना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो बहुत इसमें स्पष्ट कहा गया है। और ऐसे भवन बने, ऐसी बिल्डिंग बने जो मौसम के अनुकूल हो, कि ऐसा ना हो कि वो ठंड में उसमें और ठंड लगे और गर्मी में उसमें और गर्मी लगे। तो वो भवन जो है वो 12 मासी ऐसे हों जो बच्चों के अनुकूल हो, कभी भी उसमें बच्चे बैठ के पढ़ सकें। 12 महीने में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में वहाँ बच्चों को बैठने में अच्छा लगे, ऐसी भवन की व्यवस्था करना इसमें लिखा गया है। खेल का मैदान हो, ये भी इस पे लिखा गया है। और इसके साथ साथ जो लर्निंग इक्विपमेंट हैं, जो सीखने के लिए सामग्री है, जो शिक्षण व्यवस्था में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। लाइब्रेरी है, किताबें हैं, ये भी उसके अंदर उपलब्ध कराई जाएंगी। पानी, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना
वो भी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगी। फिर इसके अंतर ये भी है कि गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, मतलब जो पाठ्यक्रम बनाया जाए वो पाठ्यक्रम में भी इसमें लिखा गया है, स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो पाठ्यक्रम संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो। मतलब पाठ्यक्रम जो हो वो हमारे जो संविधान के मूल्य हैं उन मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान के मूल्य क्या हैं? हमारे संविधान के मूल्य हैं कि जैसे समानता है, कि किसी के साथ भेदभाव ना होना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएं, ऐसी कहानियां बनाई जाएं, ऐसे जो पाठ्य वस्तु जो बनाई जाती है वो ऐसी हो कि जो भेदभाव ना करती हो। फिर लोकतंत्र है जो हमारे देश में, धर्मनिरपेक्षता है कि जो पाठ्य वस्तु हो, जो पाठ्य सामग्री हो, वो धार्मिक आधार पर भेदभाव पैदा ना करे, जातिगत आधार पर भेदभाव पैदा ना करे, वो रंग के आधार पर भेदभाव पैदा ना करे, छुआछूत ना हो। इसकी समझ बनाने वाली सामग्री स्कूलों में पढ़ाई जाए। फिर ये भी हो कि बच्चे जो हैं वो अंधविश्वासी ना बने और विज्ञान की तरफ आगे बढ़ें, ऐसा इसमें निहित है संवैधानिक मूल्यों में। उनका दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। और इसीलिए जब ये पढ़ाने के लिए जो तरीका है, पढ़ाने का तरीका जो है वो खोज आधारित तरीका है, इसमें लिखा गया है। रटना सिर्फ जरूरी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएं जिसमें बच्चों को खोज करने की प्रवृत्ति, जानने की प्रवृत्ति, सीखने का जो जिज्ञासा है वो बने रहे। इसकी पेडागॉजी ऐसी होना चाहिए जो लर्निंग बढ़ाने वाली हो, जो ओपन एंडेड हो। इसका मतलब ये है कि जैसे बच्चे ने कोई कविता पढ़ी या कोई पाठ पढ़ा, तो आखिरी में जो उसकी सीख बने वो ये सीख ये ना बने कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये व्यवस्था किसी ने बना दी है और हमको इसको आगे बढ़ाते जाना है आंख मूंद के। ऐसा ना हो, बल्कि इसमें ऐसा हो कि हमको और अच्छी व्यवस्था बने और लोग इससे सीखें, जिसमें हमारा समाज और अच्छा बने। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताने की प्रयास करूंगा कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने रची हमारी काया, आओ उस ईश्वर के गुण गाएं। तो ये जो एक कविता है ये क्लोज एंडेड पेडागॉजी है कि बनाने वालों ने बना दिया है, अब हम सिर्फ उसके गुणगान करना है। अगर इसको ओपन एंडेड कर दें कि जिसने सूरज चांद बनाया, किसने तारों को चमकाया, किसने फूलों को महकाया, किसने रची हमारी काया, आओ उसका पता लगाएं। तो फिर पता लगाने के कई तरीके हैं। हमारा धर्म कैसे क्या कह रहा है, हमारा विज्ञान क्या कह रहा है, हमारी समाज क्या कह रही है, हमारे कई सारे दर्शन हैं वो क्या कह रहे हैं। तो आपको फिर कई माध्यम हैं इसका पता लगाने की। इस तरीके की पेडागॉजी होना चाहिए जिसमें बच्चे सीखने की तरफ बढ़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर इशारा की गई हैं, क्योंकि जो कानून बनता है वो कानून तो हर चीज़ तो उसके अंदर नहीं आ सकती है, लेकिन उसके अंदर इशारे आ सकते हैं कि आपको इस तरफ चलना है। बाकी फिर उन इशारों को एलिबरेट करते हैं और बढ़ाते हैं, तो उसके लिए नियम बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं जो राज्य सरकारें बनाती हैं। फिर उन नियम और उन रूल्स के आधार पर, अब शिक्षा में है तो शिक्षा के लिए जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है, फिर कैरिकुलम फ्रेमवर्क के बाद उसकी पाठ्य वस्तु का निर्माण होता है और फिर वो किताबें बनाई जाती हैं उसके ऊपर। और किताबें फिर जब हमारे स्कूल में आती हैं तो उन किताबों को कैसे समझना है, उनको कैसे पढ़ाना है, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये बड़ा काम है। और शिक्षा जो है वो अच्छे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है अच्छे नागरिक बनाना, सिर्फ अच्छे नौकरशाह बनाना इसका उद्देश्य नहीं है।
समाज में अराजकता ना फैले, समाज में दिनों दिन उन्नति की ओर समाज बढ़े, संपन्नता की ओर समाज बढ़े, निरोगों की ओर समाज बढ़े। ऐसा समाज बनाने के लिए ही शिक्षा जो है, परस्पर सहयोग बढ़े, परस्पर भाईचारा बढ़े, हम एक दूसरे के दुख दर्दों में शामिल हो सकें। ये कुछ इस तरह की बातें हैं जिसके लिए ही शिक्षा जरूरी होती है। लेकिन आप लोग ये भी समझ लीजिए कि शिक्षा आजकल बहुत बड़ी राजनीति भी हो गई है। बड़े जो शिक्षा शास्त्री है वो बताते हैं कि शिक्षा अपने आप में कुछ नहीं है, शिक्षा को जो लोग लागू करते हैं उनकी जो मंशा होती है, शिक्षा उनके लिए काम करने लगती है। अगर कोई चाहे कि शिक्षा से अंधविश्वास फैलाना है तो अंधविश्वास से भरी किताबें आप भेज दीजिए, अंधविश्वास फैलने लगेगा। कोई सोचे कि शिक्षा से हमको वैज्ञानिकता फैलाना है तो वैसी किताबें बना दीजिए तो वैज्ञानिकता फैलने लगेगी। तो जो भी इसके लिए लोग हैं, जो सरकारें हैं, जो संस्थाएं हैं, वो जैसा सोचती हैं उस तरीके का समाज निर्माण होता है। और समाज का निर्माण करने के लिए ही असल में शिक्षा काम आती है।